नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 1 के सोसाइटी से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब क्राइसिस बड़े हों तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी आती है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंट क्राइसिस में सरकार के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे न कैसे कोविड-19 की महामारी को फैलने से रोका जाए। जो लोग पीड़ित हो चुके हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि उनका अच्छा इलाज हो सके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पर्सन हमारे देश में इस लॉकडाउन के कारण भूखा ना सो पाए। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फिलहाल सरकार के ऊपर। बट देखो, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। प्रेजेंट क्राइसिस में इंडिविजुअल्स की यानी देश के सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि पर्सनल हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए, मास्क पहना जाए, बार बार फेस पर हाथ ना लगाया जाए क्योंकि इससे इन्फेक्शन का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और सरकार ने फिलहाल कहा है कि सभी लोग अपने घर के अंदर रहें, बहुत आवश्यक काम हो तभी बाहर निकलें। तो सरकार के इस आदेश का पालन करना भी इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके अलावा देखो, वो इंडिविजुअल्स जो हाल फिलहाल में दूसरे देशों से आए हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी सही ट्रैवल हिस्ट्री को बताएं। मतलब जो फॉर्म भरवाया जाता है एयरपोर्ट पे, उसमें वो सारी सही ट्रैवल हिस्ट्री अपनी बताएं। और उनको सेल्फ क्वारंटीन के लिए जो बोला जाता है कि आप अपने घर में जाके बाहर मत निकलिएगा, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कीजिए, इस आदेश का भी वो इंडिविजुअल्स पालन करें जो दूसरे देशों से हाल फिलहाल में इंडिया में आए हैं। बट देखो, हमने ये देखा कि बहुत से लोग अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं, वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की है, बहुत सारे लोगों पर केस भी दर्ज किया गया है। बट देखो, ऐसा करके वो इंडिविजुअल्स पुलिस की, सरकार की प्रॉब्लम्स को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। उनके इस एक्ट से ना सिर्फ दूसरे लोग एंकरेज होते हैं बल्कि महामारी को रोकने में जो प्रयास हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके रास्ते में बाधा आती है। हाल ही में हमने देखा दिल्ली के निजामुद्दीन में एक मरकज़ है, वहाँ पे देखो तबलीगी जमात की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी 13 से लेकर 15 मार्च के बीच, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। ये देखो, लॉकडाउन इंप्लीमेंट होने से ऑलमोस्ट एक हफ्ते की पहले की बात है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू इंप्लीमेंट किया गया था सरकार के द्वारा, और उससे एक हफ्ते पहले 13 से लेकर 15 मार्च के बीच ऑलमोस्ट 2500 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। और देखो, जब लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ तब तक 1500 लोग इस निजामुद्दीन में मौजूद इस मरकज को छोड़ चुके थे। और जब लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ तो 1000 लोग इस मरकज में ही रह गए। और देखो, 13 से लेकर 15 मार्च के बीच जब 2500 लोगों ने कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सब देशों से आए थे। और तब तक इन सब देशों में नोवल कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके थे। अब देखो, कहा यह जा रहा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों के इंडिविजुअल्स ने 13 से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात की कॉन्फ्रेंस में जो हिस्सा लिया था, उनमें से कम एक पर्सन को नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जरूर था और उनसे ये वायरस ट्रांसमिट हो गया बहुत सारे दूसरे इंडिविजुअल्स में। इस बात का पता तब लगा एग्जैक्टली जब तेलंगाना में नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 6 लोगों की डेथ हो गई। और कॉमन लिंक जो निकल के आ रहा था वो ये था, 6 के 6 लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो जैसे ही सरकार को पता लगा, सरकार एकदम से चौंक गई, हरकत में आई, रेड मारी गई इस मरकज़ में। 1000 से ज़्यादा लोगों को इस मरकज़ से निकाला गया। और देखो, चुकाने वाली बात ये है, 441 लोग ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआती तौर पर नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सिम्टम्स को शो किया है। तो सोच के देखिए, आज उनकी रिपोर्ट आएगी तो बहुत सारे केसेस बढ़ सकते हैं नोवल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के। लेकिन इससे भी ज़्यादा डर की बात है वो ये है, जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया,
13 से 15 मार्च के बीच कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी और उसके बाद 1500 लोग तो इस मरकज से जा चुके हैं देश के दूसरे इलाकों में। तो उनको ट्रेस करना अब बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। इवन तेलंगाना जैसी सरकार ने 200 टीम्स गठित की हैं कि एक एक पर्सन को ढूंढा जाए, वो पर्सन जो तेलंगाना से है और जिसने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था 13 से 15 मार्च के बीच, उसे ढूंढा जाए। इसी प्रकार से 20 राज्यों की सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं युद्ध स्तर पर कि जिन्होंने 13 से 15 मार्च के बीच इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था वो सामने आए, उनको ढूंढा जाए, उनको क्वारंटीन किया जाए ताकि वो उनसे दूसरे लोगों में नोवल कोरोना वायरस ट्रांसमिट ना हो सके। तो यहाँ पर देखो इंडिविजुअल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने आप से सरकार के सामने आए जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था कि हाँ हमने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, आप चेकअप कर सकते हैं। देखो सरकार के सामने चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि इन 1500 लोगों को ढूंढना और उसके बाद उन लोगों को ढूंढना जो इन 1500 लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आए हैं, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट्स में आए हैं उनको भी तो ट्रांसमिशन हो सकता है ना। अगर इन 1500 लोगों में से कुछ लोगों को ट्रांसमिशन हुआ है और देखो 1500 में से कुछ लोग भी छूट गए, अगर उनको ट्रेस नहीं किया जा सका तो बहुत दिक्कत हो सकती है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा बना रहेगा। यहाँ पे साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि इस प्रकार से साउथ कोरिया में एक चर्च में गैदरिंग हुई थी, एक पर्सन को नोवल कोरोना वायरस था और उस पर्सन से बहुत सारे लोगों में वो वायरस ट्रांसमिट हो गया और बाद में चर्च की गैदरिंग में जो लोग शामिल थे वो सिटी के विभिन्न इलाकों में गए और वहाँ पर ये वायरस फैलता गया। तो उसी प्रकार की सिचुएशन आज इंडिया में है। इंडिविजुअल्स को आगे आना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। इवन वो लोग जिनको थोड़ी सी भी जानकारी है कि हाँ इस पर्सन ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, वो भी सरकार को बताए, इंफॉर्मेशन दे ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। अब देखो इसी इशू से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है नजीब जंग ने। नजीब जंग दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वो शुरुआत में बोलते हैं निजामुद्दीन में मरकज़ में तबलीगी जमात की जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई वो गलत थी। इस कॉन्फ्रेंस की वजह से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है और ट्रांसमिशन बड़े स्केल पर फैलने का खतरा है। तो जो भी इस मरकज़ को चलाता है वो दोषी है, उसके ऊपर रेलेवेंट आईपीसी सेक्शंस के तहत केस दर्ज होना चाहिए और पनिशमेंट दी जानी चाहिए। इसके बाद नजीब जंग कहते हैं अकाउंटेबिलिटी लोकल प्रशासन की भी बनती है, उनको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए थे, उनको जल्दी इस मरकज़ को खाली करवा लेना चाहिए था। इसके बाद देखो नजीब जंग कहते हैं मैं इस आर्टिकल में डिस्कस करना चाहता हूँ कि मुस्लिम्स की कंडीशन इंडिया में इतनी ख़राब क्यों है और मुस्लिम्स के साथ क्या दिक्कतें हैं। वो कहते हैं देखो ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं अभी फ़िलहाल इंडिया में सोसाइटी के मार्जिन्स पर रहते हैं, गरीब हैं, इल एजुकेटेड हैं और गवर्नमेंट में उनका जो विश्वास है बहुत कम हो गया है। बात प्रेजेंट गवर्नमेंट की नहीं है, बात जनरली सरकार की है, विभिन्न सरकारों की। बहुत सारे मुस्लिम बच्चे आज भी मदरसास में एजुकेशन हासिल करते हैं और जबकि देखो मदरसास में एजुकेशन का जो तरीका है बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। कुछ मदरसास ऐसे हैं जिनमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साइंस और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसी मदरसास की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स को कुरान याद करना सिखाया जाता है और अगर देखो बच्चा 8 से 10 साल की उम्र में कुरान को याद कर लेता है तो फैमिली इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्राइड महसूस करती है कि बच्चा हमारा हाफिज़ बन गया है। ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चे रेगुलर एजुकेशन सिस्टम में यानी दूसरे स्कूल्स में एजुकेशन हासिल करते हैं, बट देखो मदरसास में एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों की संख्या कम नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है बड़ी प्रॉब्लम देखो ये है आज भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो मौलवीज़ और मौलानास के द्वारा डोमिनेटेड है। मौलवीज़ और मौलाना मस्जिदों में बैठते हैं और उनका ये फैशन बन गया है फतवा को इशू करना। नजीब जंग कहते हैं मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और उनकी सिंपैथी है इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति। जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि हाँ मानते हैं इस चीज़ को, मुस्लिम्स की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं,
उनके पास एजुकेशन का अभाव है, गरीब हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसके बाद नजीब जंग कहते हैं, मेरा ये मानना है कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस फेस कर रहे हैं। देखो, ये किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी धर्म के लिए मुश्किल होता है कि अपने पास्ट को पीछे छोड़ना। हर एक धर्म, हर एक सोसाइटी अपने पास्ट से जुड़ी होती है। लेकिन अल्लामा इकबाल ने जो कहा था उसको याद करते हुए नजीब जंग कहते हैं, मॉडर्न नॉलेज को अप्रोच करना होगा इंडिपेंडेंट एटीट्यूड के साथ। मतलब जो कुछ कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में इवॉल्व हो रहा है, नई नई नॉलेज आ रही है, उसको आप अप्रोच कीजिए, नई नॉलेज प्राप्त कीजिए इंडिपेंडेंट एटीट्यूड के साथ। आप देखो, इस्लाम की टीचिंग्स को अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन नई जो नॉलेज आई है कंटेम्प्रेरी इरा में, आप उसे भी कंसीडर कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। इस बात में कोई संदेह नहीं है। मोहम्मद साहब के बाद के जो साल थे वो देखो इस्लाम और इस्लामिक हिस्ट्री के लिए ग्लोरियस साल थे। बट देखो, सच ये भी है कि हमारे देश में जो मुस्लिम्स हैं वो मौलानास की और मौलवीज की मेडिवल इरा की फैंटेसीज में नहीं जी सकते। उनको अभी के सिचुएशन के हिसाब से एटीट्यूड एडॉप्ट करना होगा, अभी की नॉलेज के हिसाब से इस्लामिक टीचिंग्स को अप्रिशिएट करना होगा। और इसके लिए डिबेट्स को फिर से स्टार्ट करने की आवश्यकता है, रीइग्नाइट करने की आवश्यकता है। ट्रेडिशनली देखो, मोहम्मद साहब के दिनों में भी साइंटिफिक नॉलेज और डिबेट को एंकरेज किया जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने लोगों को एंकरेज करते हुए कहा कि आप इवन चाइना तक जाइए नई नॉलेज को एक्वायर करने के लिए। इसी कंटेक्स्ट में इकबाल ने भी कहा था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। इस लाइन का इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसे में। तो ये फाइनल लाइंस हैं। वैसे कुछ लाइंस और भी हैं इस आर्टिकल में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी, उन सब चीज़ों से संबंधित जो अभी काम की नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।